हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ला एक्सपीरियंस अड्डा पर। और जिसमें कि मैंने दूसरा सब्जेक्ट शुरू करा ज्यूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र। जो जस्ट इससे पहले वीडियो थी उसमें मैंने आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन यानी विधि शास्त्र की परिभाषाएं समझाई थी कि किन ज्यूरिस्ट ने किस हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस की परिभाषाएं दी हैं। अब हम इसके दूसरे टॉपिक पर आते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस में मेनली आती हैं विचारधाराएं। तो जो सबसे पहली विचारधारा है प्राकृतिक विचारधारा, इसे नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल भी कहते हैं। इसको हम समझते हैं ये क्या है। तो क्वेश्चन एक तो ये आता है कि नेचुरल विचारधारा के समर्थक कौन थे। तो इसमें मेनली थे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लॉक, रूसो, हॉब्स, ग्रोशियस, एक्विनास। ये लोग, ये जो थिंकर हैं, ये प्राकृतिक विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन और आता है, ये आता है कि प्राकृतिक विचारधारा की विशेषताएं क्या हैं। तो जो इनकी विशेषताएं हैं उनको हम समझते हैं। तो पहली इसकी ये विशेषता है जिसको हम बताते हैं कि इसकी जो विशेषता है वो है जो स्वाभाविक है वह होना चाहिए। ये इसका मूल विचार है। यानी क्या विचार है? जो स्वाभाविक है वो होना चाहिए। दूसरे शब्दों में इसको ये भी कह सकते हैं कि विश्व में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो सभी प्राणियों के प्रति समान रूप से लागू होते हैं। ठीक, जैसे खाना सभी खाते हैं, चाहे शेर हो, वो हिरन का शिकार करता है, लेकिन जंगल में कभी इसको बुरा माना जाता है? नहीं माना जाता है, क्योंकि ये चीज क्या है? स्वाभाविक है। लेकिन अगर मनुष्य है कोई, वो इसको करता है तो उसके लिए नियम बनाए जा सकते हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि वो उस पर निर्भर भी नहीं है। इसलिए इसकी जो मेन थीम है वो ये है कि जो स्वाभाविक है वो होना चाहिए। इसके बाद जो इसका पहला जो है, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। क्या है कि जो नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल है वो शाश्वत है यानी यूनिवर्सल है, और अपरिवर्तनीय है यानी इसको है। यानी इसका मतलब ये है कि इसका निर्माण, सुधार, परिवर्तन आदि मनुष्य द्वारा नहीं किया जाता है। ये मनुष्य केवल इसकी खोज करता है, ये अपने आप होता है। जैसे प्राकृतिक विधि के प्रति आज्ञाकारिता को किसी बाहरी दबाव द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी ये अपने आप होना है। सेकंड जो इसकी विशेषता है वो ये है कि प्राकृतिक विधि किसी विधायिका द्वारा नहीं बनाई जाती है, अपितु अध्यापन के द्वारा निकलकर आती है। यानी जो नेचुरल लॉ है वो किसी विधायिका द्वारा नहीं बनाया जाता है, वो अपने आप निकलकर आता है। जो थर्ड इसकी विशेषता है, इसका जो है वो ये है कि इसका प्रयोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और उस पर प्रतिबंध लगाने दोनों रूपों में हो सकता है। यानी इसका दोनों रूपों में होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी और इस पर प्रतिबंध लगाने को भी। जैसे आपकी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये एक प्राकृतिक विधि इसको कहती है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने विचार रखने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन कहाँ तक? जहाँ तक दूसरे की मानहानि ना हो। ठीक, ऐसी बातें ना हो जो देश के ही विरुद्ध हो जाए। एक ये चीज। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कहता है कि प्राकृतिक विधि के अंतर्गत आदर्शवादी तथ्यों की प्रधानता है। यानी प्राकृतिक विधि विधि के उद्देश्यों के बारे में छानबीन करती है। ठीक, आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि प्राकृतिक विधि विचारधारा के मानने वाले ना तो विधि को किसी शासक का यह मनमाना समादेश मानते हैं, ना ही ऐतिहासिक उपज मानते हैं। ये मानते हैं कि प्राकृतिक विधि मानव विवेक की उपज है। यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आगे आपको दो विचारधाराएं और मिलेंगी। हालांकि टोटल विचारधाराएं 5 हैं, लेकिन दो मिलेंगी, एक एनालिटिकल स्कूल और एक हिस्टोरिकल स्कूल। तो हिस्टोरिकल स्कूल ये मानते हैं कि एक ऐतिहासिक रूप से विधि उपज कर आई है। एनालिटिकल स्कूल वाले ये मानते हैं कि ये संप्रभु का समादेश है। लेकिन प्राकृतिक विधि विचारधारा के मानने वाले ये कहते हैं कि प्राकृतिक जो विधि है वो मानव विवेक की उपज है। अब लास्ट में इसको ये कहा जाता है, ये कह लीजिए, प्राकृतिक विधि की एक सबसे बड़ी विशेषता रही है कि उसने प्राकृतिक अधिकार, मानव अधिकार एवं मानव की मूलभूत अधिकारों की अवधारणा को जन्म दिया और इन अधिकारों के आंदोलनों को आगे बढ़ाया। यानी ये प्राकृतिक विधि विचारधारा की विशेषताएं थी जो आपने पढ़ी।
अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम प्राकृतिक विधि का विकास जो एक तरह से चला है उसको समझाएंगे। इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।